हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी और उसमें हमने पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की कैलकुलेट की थी। आज हम एफिशिएंसी में नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करेंगे बीसीसी जो क्रिस्टल होता है, बीसीसी जो लैटिस होता है उसके अंदर। तो देखिए बीसीसी क्रिस्टल यानी कि बीसीसी लैटिस जो होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, इसके अंदर अपन पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम अपन बीसीसी लैटिस को बनाएंगे। अब बीसीसी लैटिस के अंदर हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे है और एक जो पार्टिकल होगा वो इस क्यूब के मास ऑफ सेंटर पे होगा, यानी कि यहाँ पे एक एटम होगा और बाकी के जो एटम्स हैं वो इनके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमने एक बीसीसी क्रिस्टल बना लिया। अब हमें ये पता है कि बीसीसी के अंदर जो सेंटर पार्टिकल होता है जो क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट है, ये पार्टिकल अबव जो पार्टिकल्स है और बिलो जो पार्टिकल्स है, इस वाली प्लेन पे जो फेस पे पार्टिकल्स है 4, ऊपर कॉर्नर्स पे और एक लोअर कॉर्नर्स पे 4 पार्टिकल है, इनके कांटेक्ट में रहता है। यानी ये एटम जो है वो इनके कांटेक्ट में रहेगा। ओके, तो जब ये इनके कांटेक्ट में है और ये हम मान के चलते हैं कि ये जो यूनिट है वो एक सिंपल यूनिट है जिसकी जो लेंथ है वो सारी की सारी ए है और जो एंगल है अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री के हैं। ये हम मान के चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक डायगोनल लेना है जो सेंटर मास से निकलता हुआ हो। दो कॉर्नर्स को हमें कनेक्ट करना है, अपोजिट कॉर्नर्स को। जो डायगोनल हम यहाँ पे ले रहे हैं वो उस सेंटर पॉइंट से निकलता हो। ये जो हमने डायगोनल बनाया है, इस डायगोनल को हम कहते हैं बॉडी डायगोनल, क्योंकि ये इसके बॉडी मास से निकला हुआ है, बॉडी डायगोनल। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक ये जो कॉर्नर वाला आइटम है फेस पे, ये भी इस फेस वाले कॉर्नर से क्या होगा, एक डायगोनल रिलेशनशिप में रहेगा। तो एक डायगोनल हमें एक और यहाँ पे लेना है जो फेस डायगोनल है, क्योंकि फेस से जा रहा है ये। तो बीसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है तो हमें दो डायगोनल लेने हैं। एक तो बॉडी डायगोनल तो होता ही है, दूसरा डायगोनल हमें यहाँ पे लेना है जो फेस डायगोनल होगा। ओके, चलिए फिर हम इसे नंबर दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ई, एफ, जी और एच। तो यहाँ पे हमें ये वाले जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल पैरेलल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल हमें लेने हैं। ठीक है, जिसमें दो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। तो पहला जो ट्राइंगल है वो हम लेते हैं जी ई एच, जी ई एच। इसके अंदर हमें ये फेस डायगोनल निकालना है, ई एच स्क्वायर इक्वल्स टू ई जी स्क्वायर प्लस जी एच स्क्वायर। ये भी ए है और ये भी क्या है, ए। तो ई एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब नेक्स्ट ट्राइंगल पे आ जाइए, ए, ई और एच पे। ट्राइंगल ए, ई एंड एच, क्या फाइंड करना है हमें, बॉडी डायगोनल ए एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर एंड ई एच स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ई एच स्क्वायर। तो ए एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर क्या है बेटा, ए है, ए स्क्वायर, और ई एच स्क्वायर क्या हो गया, इक्वेशन 1 में आपको दिख रहा होगा, ई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर।
ओके, तो AH² इक्वल्स टू 3A²। क्लियर है? तो AH बराबर √3A ये आएगा यहाँ पे। अब देखो, बॉडी सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो जिस डायगोनल से हम कनेक्ट कर रहे हैं A और H, ये वाले पार्टिकल भी इस पार्टिकल के कांटेक्ट में रहेंगे। यानी कि ये A है जिस पे पार्टिकल प्रेजेंट है, और ये बॉडी डायगोनल वाला पार्टिकल है, और ये H वाला पार्टिकल है। तो A और H हो गया, और यहाँ से हमने एक डायगोनल लिया है, ये डायगोनल बनाया हमने। ऐसा ही था, इस एटम की जो रेडियस है वो R है, इस एटम की रेडियस R है, तो ये कितना हो जाएगा 2R। यानी कि AH जो है वो किसके इक्वल में है, R + 2R + R, यानी कि 4R। तो AH बराबर क्या हो रहा है, 4R आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4R इक्वल्स टू √3A। तो एज लेंथ हमें निकालनी है, तो A बराबर 4R/√3। ये इक्वेशन नंबर 2। ये रिलेशन होता है BCC के लिए। R क्या है, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, और A क्या है, एज लेंथ ऑफ सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ये दोनों चीजें हो जाएगी। तो ये BCC के लिए रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल के बीच में रिलेशन है, जो क्या है, A इक्वल्स टू 4R/√3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। BCC के लिए हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और उसमें हमें ये रिलेशन चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एटम का जो स्फीयर होता है, एटम का जो वॉल्यूम होता है, और उस वॉल्यूम को हमें यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। और यूनिट सेल जो होता है वो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, उसका लेंथ क्यूब, और लेंथ हमारे पास क्या है बेटा, A। तो A का क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें। नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो देखना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ इंटू में Z/में A³ इंटू 100। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो 4/3 πr³, Z के नंबर कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि BCC के लिए नंबर ऑफ आइटम्स कितने लिखते थे हम, 2 लिख रहे थे। ओवर में कितना आ जाएगा, A³ यानी कि 4R/√3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ गई मेरी बात। तो 4 2 जा 8 हो गया, 8/3 हो जाएगा, और ये πr³, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 3 का क्यूब कितना होगा 3√3। यदि हम √3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये आएगा √3 और √3, ये हो गया 3, और ये हो जाएगा √3। तो 3√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 64/में 3√3 R³ इंटू में 100। R³ से R³ कैंसिल आउट कर दो। 8 से 64 8 टाइम्स चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है π/में ओवर यहाँ इसमें 8, और √3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, और कुछ नहीं बचा इसमें। इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए। 8 से 64 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो √3 यानी 8/√3 बचा। √3 ऊपर ले गए हम,
और पाई वहाँ पे बचा हुआ था, आर क्यूब कैंसिल हो गया और 8 यहाँ पे रह गया। और अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन में 8 इंटू 100। बेटा इसे हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 68%। 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है बीसीसी के अंदर, यानी कि बीसीसी में 68% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है बाय एटम्स और बाकी जो बचा है 32% वो इसमें वैकेंट स्पेस रहेगा। यानी कि यहाँ जो वॉइड्स है वो कितने परसेंट रहेगी, 32% वॉइड्स बच जाएगी आफ्टर द पैकिंग इन अ बीसीसी क्रिस्टल। तो बीसीसी की जो एफिशिएंसी है वो 68% होगी और एफसीसी की जो एफिशिएंसी है वो हमने पहले निकाली थी प्रीवियस वीडियो के अंदर 74%। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है एफसीसी, क्योंकि उसमें 74% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, सिर्फ 26% बचता है जो वॉइड्स के फॉर्म में वहाँ रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट होगा वो सीसीपी क्रिस्टल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा जो है सिंपल क्यूब में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। इसके अंदर यदि हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो पहले हमें यहाँ पर सिंपल क्यूब बनाना है, फिर उसमें हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें रिलेशन चाहिए रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के अंदर, उसी से हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ये हमने एक सैंपल क्यूब लिया है जिसकी रेडियस जो एज लेंथ है वो a है, एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं और ये हमें पता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है सिंपल क्यूब में सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, ये कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं जो इस फेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और ये दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो छोटी होती है। ठीक है, ये वाले पार्टिकल दूर होंगे, तो रेडियस जो है इसकी एटम की रेडियस r है, उसकी भी रेडियस r है, तो ये जो a है वो क्या हो जाएगा बेटा 2r हो जाएगा। कोई डायगोनल नहीं होगा इसमें, सीधा ही हम ये देख लेंगे इस रेडियस जो एटम है वो r है, दूसरे एटम की रेडियस जो है वो r है, क्योंकि ये दोनों इस प्रकार है, ऐसे कांटेक्ट में रहेंगे, तो ये r हो जाएगा और इसका भी r हो जाएगा, तो जो a है ये कितना आ जाएगा 2r आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है PE बराबर 4/3 पाई r क्यूब इंटू जेड अपॉन में a क्यूब इंटू 100। जेड की वैल्यू सिंपल क्यूब में 1 होती है, तो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में a कितना है 2r का क्यूब इंटू 100, तो 4/3 इंटू 2 का क्यूब कितना हुआ 8 और ये r क्यूब इंटू 100 और ये पाई r क्यूब हो गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से 8 2 टाइम्स चला गया, तो पाई अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 100 बचा, यानी कि पाई अपॉन 6। तो पाई अपॉन 6 यदि हम निकालेंगे यहाँ पर तो 52.4% एफिशिएंसी इसकी आएगी। तो पाई की वैल्यू यदि हम रख दें 22/7 या फिर 3.14, ये वैल्यू पुट करके यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो जो इसकी एफिशिएंसी है वो यहाँ पे आएगी 52.4%। और इसमें जो वैकेंट स्पेस है वो ज़्यादा है, 48 के समथिंग स्पेस आएगा। तो वॉइड्स की जो फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा सिंपल क्यूब में, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कम है और जब नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि वहाँ पे कम पार्टिकल होंगे तो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई होगा। कम स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ स्पेस जो है वो वैकेंट ज़्यादा रहेगा। तो सबसे कम एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की होती है, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, उतना ही अच्छा उसमें वहाँ पे पैकिंग होने वाला है। तो ये हो गई एफिशिएंसी तीनों केसेस में। अब हम देखें इसमें जो इंटेस्ट क्वेश्चन दिए गए थे वो इंटेस्ट क्वेश्चन आज मैं आपको सोल्व करवाता हूँ बुक के अंदर।
फर्स्ट चैप्टर के बुक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं जिन्हें इंटेक्स क्वेश्चन कहते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। और ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो एनाइसोट्रॉपी क्या होती है और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एनाइसोट्रॉपी जो होंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगी, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन जो है वो क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम एक अरेंजमेंट देखें, ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमने बना लिया, ए बी दो टाइप के पार्टिकल है इसके अंदर। ये दो टाइप के पार्टिकल हैं। तो डायरेक्शन के साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो भी है, तो ही क्या होगा? एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल होगा। यदि हम ये डायरेक्शन लें तो इस डायरेक्शन के दोनों साइड जो है वो डिफरेंट पार्टिकल आते हैं, तो डिफरेंट पार्टिकल आएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। यदि हम डायरेक्शन चेंज कर दें, ये डायरेक्शन यदि हम ले लें यहाँ पे, इस साइड में डायरेक्शन लें अपन, तो ये C से D हो गया। इससे इधर भी देखिए दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल आएंगे। तो डायरेक्शन में यदि डिफरेंट पार्टिकल आते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। यदि हम ये डायरेक्शन ले लें इधर से E और H, तो भी आप देख रहे हैं डायरेक्शन के साथ जो पार्टिकल की नेचर है वो भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में चेंज आएगी। A और B में जो प्रॉपर्टी आती है वो C और D से डिफरेंट होगी, सी डी में जो प्रॉपर्टी आएगी वो ई एच से डिफरेंट होगी, और ई एच जो है वो ए बी से भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऐसे क्रिस्टल्स को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल। ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है एनाइसोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। कूलिंग कर्व हम कैसे बनाते हैं बेटा? कूलिंग कर्व, तो कूलिंग कर्व देखिए क्रिस्टलाइन के लिए ऐसा बनेगा, ब्रेक पॉइंट आएगा, डिसकंटिन्यूअस जो कर्व है वो बनता है क्रिस्टलाइन के लिए, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन के लिए एक सीधा आता है, कंटिन्यूअस कर्व आता है, इसे हम कहते हैं कूलिंग कर्व। तो इस टाइप से कर्व बनता है। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्या होता है भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्या होता है? ऐसे सॉलिड जिनके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी वही होगा। व्हाट इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? ये वही होते हैं जिनमें पार्टिकल अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, जो भी है एग्जैक्टा वो पॉइंट्स हमें लिखने हैं। गिव्स 3 एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। 3 एग्जाम्पल हमें नॉन क्रिस्टलाइन के बताना, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया एंड ग्लास। ओके, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड जो होता है वो मॉलिक्यूलर होगा, और नेटवर्क कोवलेंट जो होता है वो उसमें लास्ट वाला जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें नेटवर्क कोवलेंट होता है। कोवलेंट सॉलिड के अंदर हम क्या देखते हैं? जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो कोवलेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और नेटवर्क कोवलेंट यदि पूछ लिया जाए तो हम उसमें लिखते हैं ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, इस टाइप से। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं जिनमें वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है which solid is a better substance for conversion सनलाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा सॉलिड है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है? एक अच्छा सॉलिड है।
इसमें आता है नॉन क्रिस्टलाइन सिलिका। नॉन क्रिस्टलाइन सिलिका जो होती है वो एक फोटोवोल्टिक सब्सटेंस होती है। एमोर्फस सिलिका SiO2, ये एक फोटोवोल्टिक सब्सटेंस होता है, फोटोवोल्टिक सब्सटेंस जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अगला है द ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिक एट द बॉटम। वाई? ओल्ड बिल्डिंग्स के जो ग्लास होते हैं वो नीचे से थिक होते हैं, मोटे होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि इनमें फ्लोइंग नेचर होती है और ये एमोर्फस नेचर के होते हैं, तो ये नीचे फ्लो करके जमा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसलिए ये होता है ऐसा। तो ये क्वेश्चन थे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है एक इसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल है ये बेटा कि एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट है ए और बी, जिसमें ए जो एलिमेंट है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, जबकि बी एलिमेंट जो है वो उसके फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। इनमें से यदि कॉर्नर के एटम में से एक एटम क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, पहले ए जो परमाणु है वो कॉर्नर पे है, इसका आंसर क्या होगा बेटा? अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जिसमें ये कहा है कि दो एलिमेंट हैं ए और बी। ए जो है वो कॉर्नर्स पे है और बी जो है वो फेस सेंटर पे है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है? कॉर्नर्स 8 होते हैं, तो ए जो एलिमेंट है वो 8 कॉर्नर में से एक एटम जो है वो उस क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। 1 एटम एस्केप फ्रॉम कॉर्नर। तो कितने बेटे? 7। फेसिस पे कितना होता है बेटा? फेसिस 6 होती है, ठीक है। तो फेसिस 6 होगी और फेसिस पे हम देखते हैं 1/2 और कॉर्नर्स पे हम देखते हैं 1/8 पार्ट। तो ये हुआ 3 एटम्स और ये हो गया 7/8, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आएगा? ए तो हो गया 7/8 और बी क्या हो गया? 3। तो आंसर क्या आएगा? 8 3 = 24, यानी कि 7 और 24। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बना? ए हुआ 7 और बी हो गया 24। तो ये इसका आंसर आएगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A7 एंड B24। अगले देखो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज यूनिट सेल? ये मैंने आपको बताया था, ऐसी स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल का जिसके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल बनता है, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। एंड नेक्स्ट है क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है क्रिस्टल लैटिस में? क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसे हम कहते हैं लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस का मतलब होता है कि कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट कैसा है, वो होता है क्रिस्टल लैटिस। और यदि आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज क्रिस्टल, आपसे 2 वर्ड पूछे हुए, व्हाट इज क्रिस्टल एंड व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल तो क्या होता है? क्रिस्टल इज ए आउटलाइन स्ट्रक्चर, आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस, यानी वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है कि उस क्रिस्टल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ना उसका अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर है।
तो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस एंड द आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, किसी फेस सेंटर पे कोई एटम है तो वो कितने यूनिट सेल से डिवाइड रहेगा, 1/2। अगला है, हमें नंबर ऑफ एटम्स बताना है बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 एंड सिंपल क्यूब में 1। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द टची एटम्स, नंबर ऑफ द टची एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, गिव द नेम। कितने प्रकार की यूनिट सेल्स होती है बेटा? 2 प्रकार की यूनिट सेल होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर में फिर 3 प्रकार है, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ये इनके नाम हो गए। हाउ मेनी लैटिस आर पॉसिबल इन अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम? तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने लैटिस पॉसिबल है? इसमें 3 बनेंगे। ब्रेवियर लैटिस मैंने आपको बताया था, 14 टाइप के ब्रेवियर लैटिस होते हैं। जो टेबल बनी हुई थी उस टेबल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें 3 होता है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। फ्लोराइट स्ट्रक्चर किस प्रकार की एक कोष्ठिका होती है? व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रेजेंट इन अ फ्लोराइट स्ट्रक्चर? तो फ्लोराइट एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर यदि हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? बीसीसी टाइप का होगा। ये क्या टाइप का होगा? बीसीसी टाइप का होगा। फ्लोराइट, फ्लोराइट किस टाइप का क्रिस्टल होगा? बीसीसी टाइप का क्रिस्टल होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फेसेस आर प्रेजेंट इन अ क्यूब? 6 फेसेस। हाउ मेनी एजेस आर प्रेजेंट इन अ क्यूब? एजेस कितनी होगी क्यूब के अंदर? 12। एजेस क्या होता है बेटा? एजेस होता है जब 2 फेसेस कनेक्ट होती है तो कनेक्शन पे जो उनकी लेयर होती है, जो लाइन होती है, एज होती है, उसी को कहते हैं हम एज। जैसे मान लो ये 2 फेस है, एक फेस ये हो गई और दूसरी फेस हम यहां से जोड़ते हैं, ये दूसरी फेस होगी, ये 1 और ये दूसरी फेस हो गई। तो इन दोनों फेसेस का जब हम जोड़ते हैं, जहां से ये जुड़ता है वही कहलाता है एज। और टोटल एज क्यूब में कितने होते हैं? 12 एजेस होंगे। और इस एज पे यदि हम कोई पार्टिकल रख दें ना, तो इस एज पे जो पार्टिकल होगा वो 4 से डिवाइड होगा, यानी कि 1/4 पार्टिकल एक यूनिट सेल के अंदर आएगा। तो एज पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 1/4 × 12 यानी कि 3 पार्टिकल्स होंगे एट द एज सेंटर। तो एज के ऊपर जो पार्टिकल होगा वो कितना होगा? 1/4 होगा। और टोटल एजेस 12 है तो 12 सेंटर हो गए, 12 सेंटर पे पार्टिकल हो गया, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन एट द एज सेंटर इज 3। अगला है, इन अ CF2 क्रिस्टल कैल्शियम आयंस FCC एंड द यूनिट सेल F आयंस की संख्या हमें बतानी है। 12 नंबर क्वेश्चन है ये। एक कंपाउंड है कैल्शियम फ्लोराइड। इस कैल्शियम फ्लोराइड क्रिस्टल के अंदर Ca+2 आयंस जो है वो FCC में है, फेस सेंटर्ड में है। तो आपको यहां पे क्या बताना है? F- आयनों की नंबर बतानी है। F- आयनों की क्या बतानी है? आपको नंबर बतानी है। तो FCC के अंदर हम क्या बताते हैं बेटा? 4 ही तो होता है, 6 फेसेस और 8 कॉर्नर्स। तो नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे, तो फ्लोराइड जो होगा वो भी कितना होगा? 4 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 13। हाउ मेनी इफेक्टिव सोडियम आयंस आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल? यूनिट सेल के फेस सेंटर पे कितने सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे? तो यूनिट सेल पे
फेस पे हम देखते हैं 6 होते हैं टोटल, और इसका जो शेयरिंग होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 6 यानी कि 3, तो 3 सोडियम आइंस होंगे ओके एट द फेस सेंटर्स ऑफ द यूनिट सेल। 14 नंबर क्वेश्चन है, एलिमेंट ए एंड बी से बना एक यौगिक है जिसकी स्ट्रक्चर है क्यूबिक। इसमें ए जो एटम्स है वो कॉर्नर्स पे है और बी जो है वो फेसेस पे है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि ए और बी है, ये कॉर्नर्स पे है तो 1/8 इंटू 8 हो जाएगा, ये फेसेस पे 1/2 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये हो गया ए और बी 3। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े करके हम सारे कवर कर लेंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना है, इनके आंसर लिखना है, इनके सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे जो क्वेश्चंस है और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है।